कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। गेम लॉन्चिंग पर उनके फॉलोवर बढ़ते जा रहे थे। सभी बहुत खुश थे। सभी उछल उछल कर खुशी मना रहे थे। समर स्टेज पर खड़ा ही आज्ञा से पूछ रहा था कि कैसा रहा। आज्ञा अंगूठा दिखाकर इशारे से कह रही थी कि बहुत बढ़िया। सोनिका एकदम से आई और उसने समर को गले लगाकर उसके होठों पर किस कर दिया। समर एकदम से चौंक गया। उसकी नज़रें आज्ञा पर थी। ये सब देखकर आज्ञा के चेहरे से खुशी गायब सी हो गई और उसका चेहरा उदास हो गया। वो दूसरी तरफ देखने लगी। समर ने सोनिका को पीछे हटाया, पर सोनिका उछल उछल कर समर को गले लगाए जा रही थी। इसके बाद उसने रचित और उदय के साथ भी ऐसा किया। उसने उन दोनों के भी होठों पर किस किया। समर ये देखकर हैरान रह गया। उदय और रचित को अजीब नहीं लगा। वो तीनों ही गले लगे हुए खुशियां मना रहे थे। समर स्टेज से उतरकर सिया के पास आया। सिया ने उसे गले लगाकर बधाई दी। मामा, आज्ञा कहाँ गई? समर ने आसपास आज्ञा को ना पाकर पूछा। बेटा, शॉप से फ़ोन आया था, कोई ऑर्डर देना था, सो वो चली गई। वो मुझे कह गई थी कि मैं उसकी तरफ से तुम्हें बधाई दूँ। ओह अच्छा, समर ने कहने को कह दिया, पर उसका दिल नहीं मान रहा था। उसे जाने क्यों बुरा लग रहा था कि आज्ञा ने सोनिका को उसे किस करते देख लिया। वो क्या सोच रही होगी, वो शायद इसलिए ही चली गई। वो परेशान हो गया। तभी अंतरा का फ़ोन आया। हेलो समर, कांग्रेचुलेसन, हम सभी तेरा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, मज़ा आ गया। क्या गेम बनाई है? ये ले, अंगद जी से बात कर। कहकर अंतरा ने अंगद को फ़ोन पकड़ाया, पर उसने फ़ोन के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। पास ही भैया और दादाजी बैठे थे। अंतरा ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अंगद था, वो कहाँ छोड़ने वाला था। उल्टा उसने उसे और अपनी तरफ खींच लिया। हेलो समर, बधाई हो भाई, छा गए तुम तो। अच्छी गेम बनाई है। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कर दी है। अच्छा, कल कितने बजे की फ़्लाइट है? थैंक यू जीजा जी। हाँ जी, कल दोपहर की फ़्लाइट है। मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा। फिर यहाँ वहाँ की बातें करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन समर अपने समय पर फ्लाइट लेकर बंगलौर पहुंच गया। अंगद उसे लेने आया हुआ था। और सुनाओ, घर में सब ठीक है? हाँ जी जाजी, सब ठीक है। आप बताओ, अंतरा, दीदी, दादाजी और आपके भैया ठीक हैं? हाँ, सभी ठीक है। इसके बाद अंगद बोला ही नहीं, क्योंकि वो कम ही बोलता था। पर वो समर को देखकर हैरान था कि वो बात ही नहीं कर रहा। फिर वो ही बोला, समर भाई, गेम बनाने की बधाई हो, कैसा रिस्पॉन्स है? अच्छा है जीजा जी, कहकर वो फिर चुप हो गया। अंगद को वो देखकर कुछ बदला बदला सा लगा। भाई, वो पुलिस वाला था, चेहरे को देखकर पहचान जाता था कि उसके अंदर चल क्या रहा है। समर, वो तेरा केस सॉल्व हुआ या फिर नहीं? कौन सा केस जीजा जी? वही 2 लड़कियों वाला, प्यार वाला। मैंने देखी थी वो लड़की जो वहाँ बार बार तुमसे लिपट रही थी। एक तो वो है ना? दूसरी वो आज्ञा है क्या? अंगद ने बड़ी सावधानी से पूछा। उसे समर का मूड ठीक नहीं लग रहा था। जीजा जी, आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, अंतरा दी को भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे सोनिका को पहले दिन ही ताड़ देना था। जीजा जी, उसकी आदत है दूसरों को लिपटने की, किस करने की, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का। मैं तो उस वक्त हैरान हो गया जब उसने मुझे लिप किस की, पर उसके बाद उसने रचित और उदय को भी ऐसे ही किस की। मुझे रचित ने बताया कि ये बहुत मॉडर्न है, सबके साथ ऐसे ही पेश आती है, और उन दोनों के साथ तो उसके फिजिकल रिलेशन भी हैं। ये उसके लिए आम बात है। मुझे जब उसकी किस याद आती है तो मुझे खुद से घिन होती है, और उसने किस की तो की। यही क्या कम था कि आज्ञा ने उसे मुझे किस करते देख लिया और वो उसी वक्त वहाँ से चली गई। समर बताता चला गया। ओह, तो ये रीज़न है तुम्हारे दुखी होने का? अगर आज्ञा चली गई थी तो तुम उसके घर हो आते, उसे मिलकर बात क्लियर कर आते। हिम्मत ही नहीं हुई जीजा जी, समर ने उदास होकर कहा। जानते हो समर, जो ये उदासी है ना, दिल में बार बार ये ख्याल आना कि वो नाराज़ हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? यही प्यार की निशानी है। मेरा मतलब है कि ये बताता है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे नहीं हो सकता। ये तो मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसे क्या लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। बस यही सोच रहा हूँ, समर सोचता हुआ बोला। समर, तुम्हें अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, पर सच यही है कि तुम्हें आज्ञा से प्यार हो गया। नहीं तो तुम चिल करो। तुम्हें क्या लेना है इस बात से कि आज्ञा क्या सोचेगी, वो नाराज़ होगी। अगर वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त है तो वो नाराज़ ही क्यों होगी। खैर छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ।
वरना ऐसी सूरत देखकर कोई भी कह देगा कि तुम परेशान हो। फिर अगर अंतरा ने मुझे पूछा तो मुझे बताना पड़ेगा। फिर मत कहना कि बता दिया, अंगद बोला। जीजाजी, आपने कहा था कि किसी को नहीं बताओगे, समर बच्चों की तरह बोला। मैं नहीं बताऊंगा, पर जो तुम्हारी सूरत है ना, ये बता देगी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसे ठीक रखो। अच्छा, घर आ गया है, अब मुस्कुराओ, अंगद ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा तो समर हंस दिया। अब इतना भी हंसने की ज़रूरत नहीं है, अंगद उसे ऐसे हंसते देख बोला। मुझे तो आपकी बात से वो ऐड याद आ गई, मुस्कुराइए, आप गुजरात में हैं, हमने भी ऐसे ही कहा, अब मुस्कुराओ, घर आ गया है, समर और जोर से कहकर हंसने लगा। साले, तुझे तो मैं, चल हंस ले, माफ़ किया, मेरी अंतरा का भाई ना होता तो तुझे अंगद सिंह रायज़ादा की बात पर हंसने का मज़ा चखाता, अंगद ने हंसते हुए कहा। हाँ पता है मुझे, आपसे पूरा शहर डरता है, चाहे पूरा वर्ल्ड भी डरता हो, पर मेरी दीदी के आगे तो आप ही। अब समर उसे छेड़ने लगा। बात डरने की नहीं है, प्यार करता हूँ उससे और उसे नाराज़ नहीं कर सकता, अंगद अंतरा के बारे में सोचते हुए बोला। जीजा जी, मुझे आप दोनों का प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, समर बोला। वो घर आ गए थे, कार रुकते ही अंदर से अंतरा भागी आई और समर को गले लगा लिया। उसे समर को छोड़कर आए 2-4 दिन ही हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे सालों जो हो गए हों। अंगद ने बाहें फैलाकर कहा, हम भी खड़े हैं राहों में। अंतरा ने हाथ मारकर प्यार से कहा, आप भी ना बस। वो लोग अंदर आ गए। समर ने दादाजी के चरण छुए और उनके पास ही बैठ गया। बड़े भैया ड्यूटी गए हुए थे। अंतरा ने समर को खाना खिलाया, फिर वो रेस्ट करने अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर उसे फिर उसी बेचैनी ने घेर लिया। जाने क्यों उसके दिल को घबराहट सी, जैसे कुछ छूट रहा हो, कोई उससे दूर जा रहा हो, पर उसे पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है। उसने फ़ोन निकाल कर देखा, सोनिका का मैसेज आया हुआ था, समर वेयर आर यू। उसे आज्ञा के मैसेज का इंतज़ार था, लेकिन कल जाने के बाद से एक बार भी कमेंट नहीं किया, यहाँ तक कि गुड मॉर्निंग का भी रिप्लाई नहीं किया। समर कब से उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। उसे सोनिका का मैसेज देखकर थोड़ी सी चिढ़ हुई, पर फिर भी उसने मैसेज का रिप्लाई किया। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर आया हूँ, वापस कब आओगे अभी कुछ कह नहीं सकता। तभी उसका फ़ोन आ गया। समर का मूड नहीं था, फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया। हाँ सोनिका, क्या काम है। समर, ये क्या बात हुई यार, तुम बिना बताए कहाँ चले गए। मैं सुबह से वेट कर रही थी, रात भी तुम पार्टी में नहीं आए। हमने खूब मस्ती की, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सोचा कि आज मिलोगे तो तुम आज भी नहीं आए, सोनिका बोलती चली गई। सोनिका, हम कलीग हैं, हर रिलेशंस की कुछ लिमिट्स होती हैं, हम उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते। मुझे जितना तुम्हें बताना था मैंने बता दिया। कमाल है यार, मैंने तो नॉर्मली पूछा, तुम तो सीरियस ही हो गए। चलो जब मर्जी आ जाना। वो वैसे ही हंसते हुए बोली। समर ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो फ़ोन रख कर बैठा फ़ोन को घूरे जा रहा था। फिर कुछ देर देखने के बाद उसने आज्ञा को फ़ोन किया। बेल जा रही थी, मगर आज्ञा ने फ़ोन उठाया ही नहीं। समर ने दोबारा फ़ोन किया, उसने दोबारा भी नहीं उठाया। समर का गुस्सा और बढ़ गया। क्या हुआ, एक किसी तो था, वो भी मैंने नहीं किया। इन लड़कियों का भी कुछ समझ नहीं आता। वो अपना फ़ोन रख कर नहाने चला गया। वो नहा ही रहा था कि उसने फ़ोन बजने की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से टॉवेल लपेट कर बाहर आया। उसे लगा कि आज्ञा का फ़ोन हो गया। उसने आकर देखा तो सिया का फ़ोन था। उसने बुझे मन से फ़ोन उठाया। हेलो समर, पहुंच गया तू, कमाल है, तूने फ़ोन भी नहीं किया, मैं कब से तेरे फ़ोन की वेट कर रही थी। हार कर अब मैंने ही किया। अच्छा, अंतरा और अंगद ठीक हैं। सुन, तूने घूमना हुआ तो अकेला या अंगद के भाई के साथ जाना, अकेले मत जाना। और हाँ, उन दोनों को डिस्टर्ब ना करना, उन दोनों को एंजॉय करने देना। तुम कबाब में हड्डी ना बनना, सिया ने उसे समझाया। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ही हूँ, मुझे पता है। आपने खाना खा लिया, समर ने कहा। क्या बात है, आज मेरे बच्चे का मूड कुछ ख़राब सा लग रहा है। नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थकान सी हो गई है, सॉरी अगर गलत बोला हो तो, समर खुद को संभालते हुए बोला। कोई बात नहीं, चल रेस्ट कर ले, कहकर सिया ने फ़ोन बंद कर दिया। समर दोबारा नहाने चला गया। शाम को अंतरा और अंगद मैसूर पैलेस घूमने जा रहे थे। उन्होंने समर को चलने को कहा तो वो बोला, मैं आप लोगों के साथ नहीं, मैं तो भैया के साथ जाऊंगा। भैया ड्यूटी से आ गए थे, वो समर के कहने पर तैयार हो गए और उनके साथ चल दिए। रोहन पहले से आया था, इसलिए वो नहीं गया।
वो भैया की कार में घूमने चल दिए। समर भैया के साथ अगली सीट पर बैठा था, जबकि अंगद और अंतरा पिछली सीट पर बैठे थे। भैया कार ड्राइव कर रहे थे। समर ने भैया से पूछा, भैया आपने शादी क्यों नहीं की? अंतरा और अंगद भी उनकी तरफ देखने लगे। मैंने, वो क्या है कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि मेरे बराबर की कोई लड़की मिली ही नहीं। सुनकर समर हंस दिया। पीछे बैठी अंतरा ने अंगद की तरफ देखा और हंस पड़ी। उसने मन ही मन में सोचा, मैं तो समझ रही थी कि अंगद ही अकेला ऐसा है। अब ये अंगद के बड़े भाई थे तो ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो उस जैसे होंगे ही सोचकर उसे हंसी आई जा रही थी। तो भैया किसी नॉर्मल लड़की से कर लेते, दुनिया में इतनी लड़कियां हैं। भैया चलो आज एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। पैलेस के अंदर पैर रखते ही जो पहली लड़की मिलेगी आप उसे प्रपोज करोगे, बाद में क्या होगा देखा जाएगा, जो किस्मत को मंजूर होगा। समर बोला। भैया भी मस्त मौला थे, वो बोले कि ठीक है, लेकिन तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, तुम्हें भी पहले आने वाली लड़की को प्रपोज करना होगा। अच्छा, अगर वो मैरिड हुई तो? भैया भी आदमी थे, उन्होंने शर्त मान ली। तो फिर पूछा, ये आपकी किस्मत, अगर वो मैरिड हुई तो आपको प्रपोज नहीं करना होगा। समर बोला। वो भी देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या होता है। चलो ठीक है, जज हम दोनों करेंगे कि कौन जीता। अंगद बोला। फिर अंतरा से बोला, एक बात तो है, समर बहुत ही समझदार है। देखो उसने हमें एक साथ बैठने दिया, नहीं तो कह सकता था कि मैं दीदी के पास बैठूंगा, लेकिन कहा नहीं, पहले ही चुपचाप बैठ गया। अब आपके मतलब का काम हुआ तो वो सियाना है। उसने धीरे से पूछा। जो मर्जी कह लो, साला है हमारा, हम तो तारीफ ही करेंगे भाई, अब तुम्हें नाराज थोड़े ही कर सकते हैं। अंगद ने मजाक करते हुए धीरे से कहा। कहकर उसने अंतरा के कमर पर चुटकी काट दी। अंतरा ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर उसे परे हटाया। वो लोग पैलेस पहुंच गए। कार पार्क करके सब अंदर चल दिए। चारों जब गेट पर पहुंचे तो सब उन्हें ही देख रहे थे। तीनों ही एक से बढ़कर एक थे। भैया की बॉडी कसी हुई एक फौजी की पर्सनालिटी थी और हैंडसम थे, जबकि समर एक क्यूट हैंडसम लड़का था और अंगद इन दोनों का मिक्सचर था। वो समर की तरह क्यूट भी था और उसकी भैया की तरह फौजी पर्सनालिटी वाला बॉडी भी थी। वो इन तीनों में हैंडसम था। लोग पीछे मुड़ मुड़ कर उन्हें देख रहे थे। अंगद ने अंतरा का हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कि कोई लड़का इसकी ओर आकर्षित ना हो जाए, सो वो सबको बताना चाहता था कि ये मेरी है। वो लोग चलकर पैलेस के गेट तक पहुंच गए। संगम समर से बोला, समर तेरी पहली बारी है। नहीं भैया, आप बड़े हो इसलिए पहले आपकी बारी है, अगले गेट पर मेरी बारी। समर बोला। चलो तुम जैसा ठीक समझो। ठीक है, जो भी आएगी, कहकर उन्होंने पैर गेट के अंदर रखा। तभी सामने से दो लड़कियां आती दिखी। माधव ने समर की तरफ देखा कि अब मैं क्या करूं? भैया आपकी तो लॉटरी खुल गई, एक की जगह दो लड़कियां, अब आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी चुन लो या दोनों ही। माधव उन लड़कियों की तरफ देखने लगे। दूर थी इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे जैसे पास आ रही थी तो साफ हो गया था। उसने कुर्ते के साथ जींस पहन रखी थी, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। माधव ने उसे चुन लिया। आते वक्त अंगद ने अंतरा को गुलाब का बुके दिया। उसने उसमें से दो फूल निकाल कर एक भैया को और एक समर को पकड़ा दिया। माधव ने फूल लिया और उस लड़की के आगे खड़ा हो गया। ये गुलाब गुलाबों सी सुंदर एक लड़की के लिए, देखिए मुझे आपसे पहली नज़र का प्यार हो गया है, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो फूल ले लीजिए। माधव बोला। लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। कैप्टन माधव, आप ड्यूटी पर तो कभी आंख उठाकर भी नहीं देखते, आज बाहर मिलते ही फूल लेकर आ गए। माधव के साथ बाकी सभी भी हैरान होकर उसे देखने लगे। लड़की ने उसे इस तरह देखकर उससे फूल लेते हुए ही कहा, नहीं पहचानते ना मुझे आप? मैं आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, डॉक्टर दच्छा। ओह ओके, तो आप डॉक्टर हैं? माधव के बोलते ही समर, अंगद और अंतरा आगे आ गए। हेलो, मैं इनके छोटे भाई की पत्नी हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अंतरा। अंतरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। फिर माधव बोला, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली ये जो साला है ना, मेरा मतलब ये अंतरा का भाई है तो हमारा साला है। इसने ये गेम खेलने को कहा था, कहता जो लड़की पहले आएगी उसे प्रपोज करना है, सो मैंने कर दिया। दच्छा का मुंह उतर गया तो उसके साथ वाली लड़की बोली, अगर हम इसे सच मान ले तो क्या आप मेरी फ्रेंड को ठुकरा देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो रिश्ता बढ़ाया जा सकता है। असल में भैया को भी ये पसंद आई हैं, नहीं तो ये आपको भी प्रपोज कर सकते थे। क्यों भैया? समर आगे होकर बोला। माधव मुस्कुरा दिया। फिर दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज किए और वो चली गई।
उनके जाने के बाद समर बोला, भैया भाभी अच्छी हैं, दोनों भाइयों को डॉक्टर पत्नियां मिल गईं, बधाई हो। अभी कहाँ बधाई, अभी तो बात भी नहीं हुई, अभी मिलने दो, बात करने दो। ऐसे तो भैया से जाने कितनी ही लड़कियां मिली हैं, पर भैया ने आगे बात बढ़ाई ही नहीं। अंगद बोला, क्या भैया ये क्या बात हुई। समर बोला, तू मेरी छोड़, अब अपने बारे में सोच कि तेरी बारी आने वाली है, फिर देखूंगा तू क्या करता है। दूसरों को कहना आसान है जनाब, जब खुद पर पड़ेगी तब देखेंगे। माधव बोला, वो लोग घूम रहे थे, बहुत ही आलीशान पैलेस था, ये सब महलों में सबसे आलीशान महल था। इसके खंभों और छत पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। लोगों ने खंभों से सोना उतारना शुरू कर दिया था तो उन्होंने वो भाग बंद कर दिया था। भैया ने समर को बताया। समर हैरान सा देख रहा था। वो बोला, सच में काफ़ी आलीशान महल है, आज भी वैसे का वैसा ही है, ऐसा लगता है मानो कल ही बनाया हो। संभाल करने वालों का भी कमाल है। सब देखते देखते दूसरे दरवाजे तक पहुंच गए। समर ने जानबूझकर उन्हें बातों में लगाया, लेकिन माधव के सामने वो अभी बच्चा था। माधव बोला, समर अब तेरी बारी आ गई है, बातें ना बना, चल शुरू हो जा। समर ने दरवाजे से पैर अंदर किया तो सामने से एक जेंट्स और एक लेडी आ रहे थे। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, दूर से उसकी उम्र पता नहीं चल रही थी। समर फूल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या बात करेगा, पर जैसे ही वो पास आई तो उसने देखा कि वो तो काफ़ी उम्र थी, मतलब वो उसकी माँ की उम्र की थी। वो तो खुश हो गया। उसने पीछे मुड़कर माधव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उस जोड़े के पास गया और उस लेडी को पूछा, आंटी आपको हिंदी आती है। वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी तो उसके साथ वाले अंकल इंग्लिश में बोले, हमें हिंदी नहीं आती, मैं समझ लेता हूँ पर बोल नहीं सकता, पर इंग्लिश हम दोनों को आती है। तब समर इंग्लिश में बोला, हेलो, मैं समर दिल्ली से आया हूँ, मेरी मम्मी नहीं है, आपको देखा तो लगा कि मेरी मम्मी आप जैसी ही रही होंगी, इसलिए मैं आपको ये फूल देना चाहता हूँ। कहकर उसने फूल आगे बढ़ा दिया। वो दोनों बहुत खुश हुए। आंटी ने उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, गॉड ब्लेस यू। उनकी आंखें नम थी। समर भी हैरान हो गया। वो आपस में बातें करने लगे। अंतरा, अंगद और माधव उसे ही देख रहे थे। अंकल कुछ बात कर रहे थे और आंटी रो रही थी। अंकल भी आंखें साफ कर रहे थे। फिर समर ने बारी बारी से दोनों को गले लगाया और उनका फ़ोन लेकर कुछ किया, शायद नंबर एक्सचेंज किया। फिर एक दूसरे को बाय करके सब अपने अपने रास्ते चल दिए। समर वापस उन सबके पास आया तो उसकी भी आंखें नम थी। अरे क्या हुआ, वो आंटी अंकल रोए कि तूने उन्हें क्या कहा? अंतरा ने उसे देखकर पूछा। मैंने आंटी को फूल देते हुए कहा कि आंटी मेरी मम्मी नहीं है, अगर वो होती तो आप जैसी होती। इस बात पर वो मुझे गॉड ब्लेस यू कहकर रो पड़े। मैंने पूछा तो अंकल ने बताया कि उनका इकलौता बेटा जो मेरी उम्र का था, सालों पहले वो मर गया था। वो इन्हें यहाँ घुमाना चाहता था पर वो ना आ सका, तो ये दोनों आज उसकी बरसी पर उसकी इच्छा पूरी करने आए हैं। और अचानक उसे माँ कहकर मैंने उन्हें उसकी याद दिला दी। कहकर समर फिर रो दिया। उसे देखकर अंतरा भी रो पड़ी। अच्छा अब चुप हो जाओ, अब क्यों रो रहे हो? देखो तुम्हें रोते देख अंतरा भी रो दी। अंगद उसे चुप कराता हुआ बोला, असल में जीजा जी, लोगों को चेहरे से हम उनके दर्द को देख नहीं पाते, पर जब पता चलता है तो वो दर्द हमें भी अंदर तक हिला देता है। वो बता रहे थे कि उनका बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, लास्ट ईयर था, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके पास जितना पैसा था पढ़ाई पर लग गया। अब घर बेचकर इलाज के लिए पैसे लाए थे पर वो नहीं बचा। अब उन्हीं पैसों से उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने चेन्नई से आए हैं। अपना नंबर दे गए हैं और आने को कह गए हैं। समर अपना मुंह साफ करते हुए बोला, कितनी अजीब बात है ना, देखने में वो कितने खुश लगते हैं पर अंदर से कितने दुखी हैं। किसी का चेहरा देखकर हम उसके दर्द का पता नहीं लगा सकते। अंतरा बोली, अच्छा छोड़ो ये बात, चलो अंदर चले। समर तुम जीते, मैं हारा। यार इन्होंने सबको इमोशनल कर दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। कहकर माधव समर का हाथ पकड़कर आगे चल दिया। दिल्ली। उस दिन से आज्ञा का मूड भी ठीक नहीं था। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के आगे सोनिका का समर को किस करना आए जा रहा था। वो लाख कोशिश करती पर वो भुला नहीं पा रही थी। माना कि वो उसे पसंद नहीं करता, पर वो क्यों उसे भुला नहीं पा रही थी। वो अपना मन काम में लगाने की कोशिश करने लगी। दीपा कब से उसे देखे जा रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ आज्ञा, कब से देख रही हो? तुम कहीं खोई हुई हो, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं दादी जी, वो सिर में दर्द सा है इसलिए काम में मन नहीं लग रहा है, आज्ञा बोली।
जा बेटा, कोई दवा लेकर आराम कर ले, जब ठीक हो जाए तो काम कर लेना। दीपा ने उसके माथे पर हाथ रख कर बुखार चेक करते हुए कहा। आज्ञा बात मानकर ऊपर बने वर्कर्स रेस्ट रूम में गई और लेट गई। वो सोने की कोशिश कर रही थी पर नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार समर का वो चेहरा याद आ रहा था। ये सोनिका कौन है? मैं भी पागल हूँ। बात समर की है, वो जिसे चाहे पसंद करे, उसकी मर्जी। मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? उसने तो साफ कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता। शायद उसे सोनिका जैसी लड़कियाँ ही पसंद हो, मुझे क्या? मैं क्यों सोचूं? मुझे वो क्यों याद आ रहा है? नींद और दूर भाग गई। वो उठकर फिर से काम करने लगी। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया, समर का था। उसने खोल कर देखा कि समर ने पैलेस की फ़ोटो भेजी थी। उसे और चिढ़ मच गई। फिर उसने सोचा कि वो क्यों बुरा मान रही है। वो जितना दिल को समझाती, दिल उतना ही बगावत पर उतर रहा था। आखिर उसने सोच लिया कि वो अब समर को एक दोस्त की तरह ही समझेगी। उसने समर को रिप्लाई किया, नाइस पिक्स, फिर फ़ोन रख दिया। कैसी हो? आज सुबह से मैसेज क्यों नहीं किया? समर ने फिर मैसेज भेजा। बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आज्ञा बोली। क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया? समर बोला। नहीं, बस वो सिर दर्द था, दवा ले ली थी, आज्ञा बोली। ओके, घूमने मैं गया था और सिर तुम्हारा दुख रहा है? फिर से समर बोला। दोस्ती है ना, मज़ा किया, आज्ञा बोली। हाँ, अच्छा था, नेक्स्ट टाइम तुम भी आना, बहुत शानदार पैलेस है, समर बोला। हाँ ज़रूर, आज्ञा बोली। अच्छा रेस्ट करो, बाय। उसके बाद समर ने मैसेज बंद कर दिया। आज्ञा फिर से उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। वो मुझे दोस्त की तरह ही समझता है, मुझे भी उसे दोस्त ही समझना चाहिए। ठीक है, अब आगे से कुछ गलत नहीं सोचूंगी, बस वो दोस्त है, उसे दोस्त ही समझूंगी। बंगलौर। उस दिन घर आकर वो बुरी तरह थक गए। अंतरा कभी इतना चली नहीं थी तो उसकी टांगें बहुत दुख रही थी। वो तो आकर बेड पर गिर गई। अंगद उसके पास आकर बैठा और उसके पैर मलने लगा। वो बोली, आप रहने दीजिए, मेरे बैग में दवा पड़ी है, वो ले लूँगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम डॉक्टर हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि हर बात पर दवा लेना अच्छा नहीं होता। तुम मेरी मसाज करती थी तो अब मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ, कहकर अंगद उसके पैर मलने लगा। अंतरा को आराम आ गया, वो सो गई। समर रोहन को दिन भर के किस्से सुना रहा था। उसने बताया, पता है दादाजी, भैया ने जिसे प्रपोज किया वो इनके ही मतलब नेवी के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसने भैया को अपना नंबर भी दिया और पता है वो तो भैया को पहले से जानती थी। सच्ची? माधव कौन है वो, तू जानता है उसे? रोहन ने माधव से पूछा। जानता तो नहीं, हाँ कभी मिला ज़रूर होऊंगा, हॉस्पिटल में जाता ही रहता हूँ तो कभी मिला होऊंगा इनसे, माधव बोला। बेटा अगर पसंद है तो बात कर लेना, नहीं तो देर करने से मेरे वाला हाल हो जाएगा, रोहन हंसता हुआ बोला। फिर कुछ दिन वहाँ रहकर समर अंगद और अंतरा के साथ वापस दिल्ली आ गया। इस दौरान वो चेन्नई उनके घर भी जाकर आया जो उसे उस दिन मिले थे, और माधव भैया को हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर दच्छा से मिला लाया था और दोनों ने दोस्ती कर ली थी। समर वापसी में सब बातें याद करता आया। अंतरा और अंगद अलग सीट पर बैठे थे। अंतरा को यहाँ आना अच्छा लगा था। उसे पहले लगता था कि वो यहाँ क्या करेगी, पर दादाजी और भैया से मिलकर अब वापस आने का मन नहीं कर रहा था। अंगद, हम हर छुट्टियों में यहीं आएंगे, अंतरा बोली। हाँ ज़रूर, अंगद बोला। पर वापस आकर फिर सभी अपने कामों में बिजी हो गए। समर को सोनिका के कई मैसेज आए पर वो रिप्लाई नहीं देता था। उसने गेम सेंटर जाना भी छोड़ दिया था। अंतरा बंगलौर से सबके लिए कुछ न कुछ खरीद कर लाई थी। समर ने भी 2 मैसूर सिल्क साड़ियाँ खरीदी, दीपा के लिए हल्के रंग की और आज्ञा के लिए ब्राइट पिंक। अंतरा ने उसे छेड़ा, ओए होए, आज्ञा के लिए साड़ी? तो क्या हुआ, आपने भी तो सलोनी को ली है, समर बोला। वो मेरी फ्रेंड है, तो आज्ञा भी मेरी फ्रेंड है, मैंने उसके लिए ले ली तो क्या हुआ, समर बोला। अंतरा ने फिर कुछ नहीं कहा। समर ने सोचा कि वो आज्ञा को कहीं बाहर बुलाकर वो साड़ी दे, पर आज्ञा ने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। तब समर उसकी शॉप पर ही चला गया। वो पहले काउंटर पर बैठी दीपा से मिला। नमस्ते दादी जी। नमस्ते समर बेटा, बहुत दिन बाद आए, बहुत बिजी हो गए लगता है, दीपा बोली। बिजी तो नहीं दादी, मैं दीदी और जीजा जी के साथ बंगलौर गया हुआ था, कल ही वापस आया हूँ। आपके लिए कुछ लाया था, ये लीजिए, ये आपका और ये आज्ञा के लिए। समर ने दोनों गिफ्ट पैक दीपा को पकड़ा दिए।
इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, तुमने यूं ही खर्चा किया। अच्छा ठीक है, मुंह मत बनाओ, मैं अपना गिफ्ट ले लेती हूँ। आज्ञा का गिफ्ट तुम उसे दे आओ, साथ में मिल भी लेना, दीपा बोली। समर के मन में हिचकिचाहट थी कि जाए या ना जाए। दीपा उसकी तरफ देख रही थी तो वो आज्ञा की ओर चल दिया। आज्ञा अकेली ही थी, आज दूसरी दोनों लड़कियां आई नहीं थी और आज्ञा काम में व्यस्त थी। समर उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। कैसी हो आज्ञा? समर की आवाज़ सुनकर आज्ञा एकदम घबरा गई, उसके हाथ से तार छूट गई। वो हकलाते हुए बोली, आप कब आए? अभी आया हूँ। मेरा मतलब है बंगलौर से तो कल आ गया था, यहाँ अभी आया हूँ, दादी से मिलकर तुम्हारे पास आ गया। समर भी थोड़ा सा झिझकते हुए बोला। ठीक हो? हाँ ठीक ही हूँ। समर की नज़रें आज्ञा के चेहरे पर ही टिकी थी, वो उसके एक एक भाव को पढ़ रहा था। आज्ञा कुछ शर्मा रही थी और कुछ घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर गिरी लट की वजह से समर को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल हुआ कि वो उस लट को पीछे हटा दे। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी ने उससे गले लगाकर किस कर दिया। वो हैरान सा पीछे मुड़ा तो देखा कि ये सोनिका थी। सोनिका उससे फिर लिपट गई और बोली, ओ समर, कहाँ गए थे तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया, कहकर वो समर की गाल पर किस करने लगी तो समर ने उसे पीछे धकेल दिया। ये सब देखकर आज्ञा का दिल चूर चूर हो गया। देखो सोनिका, मुझसे दूर रहकर बात किया करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे कोई छुए मुझे पसंद नहीं है। तुम यहाँ कैसे आई? समर बोला। कमाल है, पहले लड़के हो जिसे लड़की का छूना पसंद नहीं। मुझे छूने को तो लड़के तरसते हैं। तुमने पूछा यहाँ कैसे आई, तो अपनी कार से आई। वो क्या है ना कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो तेरी कार खड़ी देखी, सो मिलने आ गई। बंगलौर से कब आए? सोनिका बड़े स्टाइल से बोली। उसकी बात सुनकर आज्ञा और परेशान हो गई। उसे लगा कि समर उसके सामने उसे दूर हटा रहा है, वैसे इसे सब बताता है, नहीं तो इसे बंगलौर के बारे में कैसे पता। आज्ञा खड़ी हुई और बोली, आप दोनों बातें करो, मैं कुछ लाती हूँ, कहकर वो जाने लगी तो समर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समर ने आज्ञा को अपनी ओर खींचते हुए सोनिका से कहा, सोनिका इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड आज्ञा, कहकर उसने आज्ञा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींच लिया। और एक बात, इसके सिवा मैं किसी और लड़की को हाथ लगाना पसंद नहीं करता, सिर्फ इसे हक है, ये मुझे कहीं भी कभी भी छू सकती है। कहते हुए उसने आज्ञा का हाथ अपने चेहरे पर फेरते हुए होठों पर रख कर उसके हाथों को चूम लिया। आज्ञा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो पहले से ही घबरा रही थी, अब तो उसे पता नहीं क्या क्या हो रहा था। उसकी धड़कन बढ़ गई थी, सांसें तेज हो गई थी, उसके शरीर में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, उसके पेट में तितलियां सी उड़ने लगी थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। ओके बाबा, मैं कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी? मैं तो बस एक दोस्त के नाते बात करती हूँ भाई, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, कहकर वो जाने लगी तो फिर मुड़ी और अपने बैग से एक छोटा सा कंडोम का पैकेट निकालकर उनकी तरफ फेंकते हुए बोली, इंजॉय योर टाइम, कहकर वो चली गई। उस पैकेट को देखकर दोनों का रंग सा उड़ गया। आज्ञा ने खुद को उसकी बाहों से अलग किया और शर्माते हुए बोली, मैं चाय मंगवाती हूँ, कहकर वो भाग गई। फिर सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा और उसे शांत कराते हुए बोली, तू इस तरह खुश ना हो, उन्होंने ये सब उस लड़की को दिखाने के लिए किया होगा, तू यूं ही पागल ना हो। समर ने वो पैकेट उठाया और डस्टबिन में फेंकने लगा। फिर उसे लगा कि इससे कहीं आज्ञा की बेइज्जती ना हो, ये सोचकर इसे वो अपनी जेब में रख लिया कि बाहर कहीं फेंक देगा। वो थोड़ी देर वहाँ रुका पर आज्ञा वापस नहीं आई तो उसे लगा कि वो शर्म के मारे छुप गई होगी। समर का दिल भी बेचैन हो रहा था, उसे लगा कि जैसे उसका दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। वो नीचे चल दिया। आज्ञा अभी भी सीढ़ियों पर दिल थामे खड़ी थी। समर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ऊपर ले आया। ऊपर लाते ही उसने आज्ञा को सीने से लगा लिया। आज्ञा छूटने की कोशिश करने लगी तो वो बोला, आज्ञा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू। आज्ञा वहीं सुन्न हो गई, वो जम सी गई, मानो उसकी जान निकल गई हो। वो एकटक समर को देखने लगी। दोनों के दिलों की धड़कने की आवाज़ के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आज्ञा की सांस फूल गई थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहा है। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन दूर से आकर मुझे ये एहसास हुआ। तुम मुझे हर बात पर याद आती थी, मैं बहुत कोशिश करता कि तुम्हें भूल सकूं,
पर तुम उतना ही ज़्यादा याद आती। मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, समर बोला। सुनकर आज्ञा शर्मा गई और उससे दूर जाने लगी तो समर ने उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो उसे अपनी बाहों में लेना ही चाहता था कि आज्ञा जोर से बोली, आई दादी जी। ये सुनकर समर ने झट से उसे छोड़ दिया और वो पिंजरे से निकले हिरण की तरह नीचे की तरफ भाग ली। समर उसे देखते हुए सिर मार रहा था और मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर उसे थपथपाने लगा, मानो उससे कह रहा हो कि आराम से बैठा रहे। आज्ञा नीचे आई और सीधा बाहर को चल दी। दीपा ने टोका, कहाँ जा रही हो? चाय लेने का कर आज्ञा बिना रुके ही बाहर भाग गई। उसने चाय वाली दुकान पर पहुंचकर ही दम लिया और 3 कप चाय लाने को कहकर वो वापस जाने लगी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो समर के पास जाना भी चाहती थी और जाने से शर्मा भी रही थी। उसे समर की बात कही याद आ रही थी। उसके कानों में बार बार उसका आई लव यू कहने की आवाज़ गूंज रही थी। वो सोच रही थी कि वो उसका सामना कैसे करेगी, वो समर से क्या बात करेगी। वो दुकान में आई तो समर दीपा के साथ बातें कर रहा था। आज्ञा चुपचाप ऊपर जाने लगी तो समर बोला, आज्ञा मैं बंगलौर से कुछ लाया था, ये लो, कहकर समर ने गिफ्ट पैक उसकी तरफ बढ़ाया। वो डरती डरती उसके पास आई और उससे गिफ्ट ले लिया और थैंक यू बोलकर जाने लगी। गिफ्ट खोल कर देख, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कैसा लगा? दादी को तो पसंद आया। समर उसके चेहरे से नज़रें हटाए बिना ही बोला। आज्ञा गिफ्ट खोलने लगी। अंदर प्यारी सी साड़ी देखकर उसका चेहरा खिल गया। वो सब भूल कर साड़ी अपने बदन पर लगाकर बोली, देखो कितना प्यारा रंग है, तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है, थैंक यू। समर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए बोला, चॉइस तो मेरी सच में बहुत अच्छी है। उसकी बात का मतलब समझकर आज्ञा शर्मा गई। पहन कर तो दिखाओ, मुझे भी पता चले कि ये तुम पर कैसी लगती है, समर बोला। अभी नहीं, फिर कभी पहनूंगी जब कोई फंक्शन होगा, आज्ञा बोली। पहन के दिखा नहीं सकती, वो इतनी दूर से तुम्हारे लिए लेकर आया है और तुम पहन कर दिखा भी नहीं सकती, हमेशा अपनी ही चलाती रहती है, दीपा ने डांटते हुए कहा। समर ने भी बिना बोले मुंह बनाकर आंखों से रिक्वेस्ट की तो आज्ञा बोली, गुस्सा क्यों होती हो? कभी प्यार से भी कह दिया करो, मैं मना कब करती हूँ, मान ही जाती हूँ। वो समर के पास से उसे छूने से बचते हुए गुजर कर रेस्ट रूम में चली गई। जब वो समर के पास से गुजरी तो समर का दिल किया उसे पकड़कर अपनी बाहों में ले लूं, पर दीपा के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर में आज्ञा साड़ी पहनकर आ गई। उस पर साड़ी बहुत जच रही थी। समर उसे देखता ही रह गया। उसने फ़ोन निकालकर फ़ोटो खींच ली। उसे बाद में एहसास हुआ कि दीपा उसे ही देख रही थी। वो अंतरा दी को जाकर दिखाऊंगा कि हमारी पसंद कितनी अच्छी है, उसने आंखों में प्यार भर कर कहा। दीपा को उसकी बात पर ज़रा भी संदेह नहीं था। उसे लगता था कि समर आज्ञा को पसंद नहीं करता, इसलिए इनमें कुछ भी होना तो संभव ही नहीं है। फिर चाय आ गई। समर चाय पीने के बाद बोला, आज्ञा मुझे वो साइकिल दे दो, प्रिंस को देना है। आज्ञा वो लेने ऊपर जाने लगी तो समर भी पीछे पीछे चला गया। वो लोग जैसे ही दीपा और सीसीटीवी की रेंज से बाहर हुए तो समर ने उसे पकड़कर गले से लगा लिया। आज्ञा दीपा से डरती चिल्ला भी नहीं सकती थी। वो धीरे से बोली, समर छोड़ दो, कोई आ जाएगा। ठीक है छोड़ दूंगा, पहले किस दो, समर मस्ती में बोला। ये क्या बात है भला, तुम ऐसे तो नहीं थे, बाकी किस लेना है तो अपनी उस सोनिका से लो, उसे ज़्यादा अच्छे से देने आते हैं, आज्ञा बोली। तुम्हारी बातों में जलने की बू आ रही है, क्या बात है, सोनिका से जलन हो रही है? समर उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए बोला। जले मेरी जूती, मैं क्यों जलूं, मुझे उससे क्या लेना और तुमसे क्या लेना, आज्ञा ने जलन में कहा। अच्छा तुम्हें मुझसे कुछ नहीं लेना, पर मुझे तो तुमसे बहुत कुछ लेना है, कहकर समर उसके होठों पर किस करने लगा। आज्ञा भी पहले तो उसे धकेलती रही, फिर उसकी किस से मदहोश सी होकर उसके गले में बाहें डाल ली। समर जब से आया था उसका दिल कर रहा था कि वो इसे जी भर कर प्यार करे। अब मौका मिला था तो वो जाने नहीं देना चाहता था। उसके हाथ उसके कमर पर चलने लगे। आज्ञा उसकी बाहों में पिघल रही थी कि तभी दीपा की आवाज़ आई, आज्ञा ये कुछ लेने आए हैं, आकर बात करना। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।